यार भाई पता क्या चक्कर है, मेरी जो एक्स थी ना, उसको आदत थी मेरे साथ रात को वीडियो कॉल पे सोने की। मैं ऐसे बहुत रखा था, मैं सो गया। सुबह जब उठाना था, पीछे मम्मी भी डंडा लेके खड़ी और पापा भी डंडा लेके खड़े। आजा 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 तुझे जन्नतें दिखा दूं, जन्नतें दिखा दूं, तुझे जम्मू भी घुमा दूं। गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा सा कुल्फी की याद आ जाए तो कुल्फी के ऊपर कुछ हो जाए। अगर जिस दिन अपना आर्टिस्ट अपना स्टाइल लेना शुरू हो गया ना, उस दिन ये इंडस्ट्री जम्मू नहीं पंजाब से भी ऊपर तक जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ और आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं एक जम्मू के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और दूसरे बहुत बड़े सिंगर। और ये हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं केवी सिंह, जो रैपर प्लस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और दूसरे हमारे साथ मौजूद है विवान जी, जो एक सिंगर है। आपसे हमारा सबसे पहला सवाल ये है विवान जी कि सिंगिंग की लाइन आपने कैसे पकड़ी है? ये एक्चुअली मैं बचपन में मैं अपने पापा को सुनता था। मेरे पापा खुद जागरण लाइन में हैं, अभी उनको 40 से 50 साल हो गए, मतलब 40 साल तो अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलो वो हो गए हैं जागरण लाइन में। तो मेरे घर में भजन चलते रहते थे, तो मेरे कानों में पड़ते रहते थे, तो मैं पापा को सुन के मेरा इंटरेस्ट ये बन गया इसमें, म्यूज़िक में। तो फिर मैंने पापा से सीखा, जितना भी मैं गाता हूँ सारा पापा से सीखा मैंने। तो जागरण जो जैसे होता है वो तो भक्ति लाइन में होता है, ठीक है? तो आपकी सिंगिंग भक्ति लाइन में या फिर देसी हिप हॉप टाइप में भी है? नहीं, मैं हर एक तरह के गाने गा लेता हूँ। एक्चुअली बस लाइन चाहिए होती है, सुर चाहिए होता है, बाकी तो अपने भी होता है कि आप किस तरह का गाना गाना चाहते हैं। बॉलीवुड है, पंजाबी है, कुछ भी आप गा सकते हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए सुर की। तो अभी इनसे हम आगे और भी सवाल करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रूबरू होना था केवी सिंह जी से भी कि हम आपको बता दें, उन्होंने अब तक 150 से ज़्यादा गाने कंपोज किए हुए हैं, जिनकी उन्होंने ऑटो ट्यून भी तैयार की है। तो केवी सिंह जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपने म्यूजिक डायरेक्शन की और कंपोजिंग की लाइन कैसे चुनी? सर ये तो उस टाइम ट्रेंड था, 2000 आई थिंक 14-15 की बात हो गई। तब वो हमारे लेजेंड सिंगर है जो हनी सिंह, तो उनका ट्रेंड चलता था। तो बस उनको सुन के तो सब सुनते थे और मैं सोचता था कि बनता कैसे। बस बनाने की पीछे की थ्योरी जानते जानते फिर मैं खुद म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। ये तो म्यूजिक डायरेक्टर तो आप बन गए हनी सिंह जी को देख के, मतलब उनसे इंप्रेशन मिले एक तरीके से। लेकिन ये जो ट्यून आप सेट करते थे, मतलब घर से स्टार्ट की या किसी स्टूडियो में स्टार्ट सर मैंने घर से स्टार्ट किया है, क्योंकि सब जो म्यूज़िक डायरेक्टर का जितना भी खेल होता है वो सब दिमागी गेम होती है। क्योंकि यू हैव जस्ट एन लैपटॉप, और उस लैपटॉप के बीच आपने 4 मिनट के गाने में 3 मिनट गाने में अपना बेस्ट देना है। तो लाइक जैसे हम गाने सुनते रहते हैं, जैसे हम बचपन से, जैसे विवान भाई ने कहा कि जैसे उन्हें सुन के भजन सुन के तो उनको गाने की आदत होगी, मुझे सुन के बनाने की आदत होगी। क्योंकि जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है गाने में, तो वो हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर को एक दिलचस्पी होती है कि वो चीज़ कैसे बनी, और वो ट्राई करता है कि उससे बेटर बनाने की। और जब भी हम बेटर बनाने का कुछ सोचते हैं तो वो चीज़ बेटर निकल के आती है। तो जो म्यूज़िक का जो बनाने का सिलसिला, जो ट्यून बनाने का सिलसिला, वो तो दिमाग से आया था और बस चलता गया। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट की आपने बात की, तो किस इंस्ट्रूमेंट का इम्पैक्ट म्यूजिक में आपको सबसे ज़्यादा लगता है, या किस इंस्ट्रूमेंट से आपको सबसे ज़्यादा लगाव है? सर हर जॉनर की अलग अलग बात है। लाइक अगर आप हिंदी गानों में आते हो तो हमारे हिंदी गाने हैं जो वो गिटार पियानो मैक्सिमम इस पे चलते हैं, फ्लूट होगी, है ना, बांसुरी जैसे हम कहते हैं। तो अगर पंजाबी में आना चाहिए तो पंजाबी में ढोल ढोलक, है ना। और अगर आपने भजन में जाना है तो डफली, है ना। अगर आपको पुराने गाने आप जैसे सुन सकते हो तो उसमें संतूर वगैरह। मतलब कि अगर मैं पर्सनली जिस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो वो ढोलक है। क्योंकि हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हमारा जो डोगरी इंडस्ट्री है उसमें हम वेस्टर्न लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम वेस्टर्न का सोचेंगे नहीं, तब तक हमें लगता नहीं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो यही मेन मोटो रहता है कि इंस्ट्रूमेंट को जितना निखार के, क्योंकि ये तो प्री डिसाइडेड नहीं है कि आपने अगर पंजाबी गाना करे तो ढोलक ही डालो। आजकल तो हमारा ऐसा ट्रेंड शुरू किया, आजकल पंजाबी गानों में संतूर बज रहे हैं। रिमिक्सिंग हो रही है, मतलब बॉलीवुड गानों में ढोल ऐड कर दिया जा रहे हैं। बिल्कुल सर, रिमिक्स आजकल देख लो कि जितने भी पुराने गाने जो हमारे बने थे, लाइक मेरा दिल ये पुकारे आजा, देख लो कि वो भी रिमिक्स होके आ रहा है ना। तो कितने गाने रिमिक्सिंग हो रहा है। तो यही है कि इंस्ट्रूमेंट का हम कुछ कह नहीं सकते पर्टिकुलर, लेकिन अगर मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट पे किया जाए तो वो तो ढोलक है। अच्छा, आपके कंपोजिशन की बात करेंगे तो फर्स्ट कंपोजिशन किट आपकी कौन सी थी? सर फर्स्ट कंपोजिशन किट के तो इतने मुझे अच्छा याद नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट कंपोज जो मैंने गाना किया था वो था पहिए दा ब्याह, जो डोगरी गाना था। एंड साथ में मैंने रैप शुरू किया था
क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट सब मैंने खुद से किए, क्योंकि एक अगर आप एक ऑडियो हिट देने की कोशिश करते हो सबसे पहले आपको अपने आप एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। लाइक जैसे कि अब ये कहानी है कि जिसने रिवॉल्वर बनाई थी उसने अपने आप ही टेस्ट की थी, तो वैसे जितना भी म्यूजिक में जो भी बनाते हो पहले अपने आप ही टेस्ट करता है, क्योंकि पर्टिकुलरली जब एक अपने आप पे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आगे वो दुनिया को वो चीज़ कॉन्फिडेंटली पसंद आती है। अच्छा, आप जो है म्यूजिक डायरेक्शन के साथ साथ रैप भी करते हैं, तो ये दोनों मैचिंग कैसे? मतलब म्यूजिक डायरेक्शन तो ठीक है आपने समझा दिया, ये रैपिंग का कहाँ से आया? सर रैप होता है रैप एंड पोइट्री, एंड पोइट्री तो आपको पता हम बचपन से करते ही आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स में जब भी करते हैं तो कभी कभी बचपन से कहानियाँ सिखाई जाती हैं, तो पोइट्री का शौक तो वहीं से होता है। क्योंकि चलो स्कूल में तो कभी हम एवरेज स्टूडेंट, तो स्कूल में कभी तो ऐसा मौका नहीं मिला कि कभी बंदा स्टेज पे चढ़ के गा ले, क्योंकि वहाँ पे हमेशा आपको पता है कि स्कूल और इंडस्ट्री हो कुछ भी हो ग्रुपिज्म बहुत मैटर करता है ना, क्योंकि कहा जाए तो वह टैलेंट परखा नहीं जाता, टैलेंट परखने के लिए आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, वो प्रूफ आपको खुद से करना पड़ता है। तो यही जो मैं आपको बोला एक्सपेरिमेंट जो म्यूजिक पे करता था, फिर मैं अपनी बीट्स पे करता था, जब बीट्स मेरी बन जाते थे उसके लिए जाते सिंगर। तो मैं कोई इतना पॉपुलर तो था नहीं उस टाइम पे कि मेरे पास कोई आगे किसी को फ़ोन करूँगा तो मेरे पास आगे कोई गा के जाएगा, डबिंग करके जाएगा, तो मुझे खुद करनी पड़ती थी। वो चीज़ करते करते मैं खुद ही रैप करना भी सीख गया, खुद म्यूज़िक भी सीख गया। और अगर मैं टीचर की बात कहूँ जाओ तो हैप्पी टीचर्स डे आने वाला, तो सब अपने टीचर्स को टीचर गुरु मानते हैं, लेकिन मैं तो यूट्यूब को अपना टीचर मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया मेरे को सब कुछ। अच्छा, यूट्यूब ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, जैसा आप कहना चाहते। अच्छा, आपकी एक रैप आप हमें सुनाना चाहेंगे? सर रैप मैंने किया था, मेरे को काफ़ी रैप है ऐसे, अभी तो आपने जब जगदम पूछ लिया तो इंस्टेंटली जो आपके माइंड में आ रहा है। आजा 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 तुझे जन्नतें दिखा दूं, जन्नतें दिखा दूं, तुझे जम्मू भी घुमा दूं, साथ वाली सीट खाली उसमें बिठा दूं, ये लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग वे गाड़ी चले 100 पे, हाथों पे हाथ डाल क्लोज आना दूर रह, ये तेरे फेस पे जो तिल ये करे मुझे किल, दुनिया को छोड़ सानों के ते मिल, ख्वाहिश करूँ पूरी तेरी जो भी है डिमांडे, खुश रखूँ तुझे मैं तेरा हूँ ख्वाजा, ना करूँ झूठे वादे तूने मुझे ना पहचाना, के भी कर सर्च देख नाम मेरा आएगा, के भी ऑन द बेड तेरा पापा भी चिल्लाएगा, ना डर तू मुझसे तेरा हूँ ख्वाजा, 4 दिन साथ रह और तू भी बोले आजा। वेरी गुड, वेरी नाइस, मज़ा आ गया कसम से। अच्छा विवान जी, आपने सिंगिंग मैन को चुना है ना, तो आपकी फर्स्ट सिंगिंग जो थी, मतलब फर्स्ट गाना जो आपने कंपोज किया, वो कब और किस चीज़ को सोच के और कैसे हुआ? मैं कंपोजिंग करता नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ गाने गाता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ। मैं कंपोज आज तक एक गाना भी नहीं मैंने करा, ना लिखा मैंने एक गाना, मैं झूठ नहीं बोलता, बस मैं गाता हूँ गाने, जैसा सीखा सिखाते हैं पापा वैसे ही। अच्छा, जो आपने गाने गाए हैं उसमें से कोई आप इंस्टेंटली जो आपके माइंड में आ रहा है वो सबसे पहले आप हमें सुनाइए। हाँ जी, एक मैं पहाड़ी गाना सुनाऊंगा आपको, वो बहुत चल रहा है आजकल, तो मैं वो सुनाऊंगा एक। बहुत खूबसूरत। शिमले निवसन कसनी निवसन, शिमले निवसन कसनी निवसन, चंबे जाना जरूर, मायने शिमले दे रहे चंबा कितनी को दूर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप मज़ा आ गया, मतलब एक तरीके से आपको टक्कर दे रहे हैं ये। हाँ वो तो रैप नहीं, आप रैप में आगे जा रहे हो एकदम। मुझे खुशी होती है कि क्योंकि मैं आपको पता वैसा तो हूँ नहीं ना, कि अगर कोई जैसा हमारे जम्मू में चलता है लाइक बोलने वाला नहीं है, भाई को मैंने 2 बार सुना 3 बार सुना, तो भाई से तो जब भाई बोल दिया ना, ये भाई अगर शिखरों पे भी पहुँच जाएगा ना, परवाह नहीं होगी, खुशी होगी दिल से। अच्छा, जैसे आपका म्यूजिक डायरेक्शन का फील्ड है, हाँ जी। आपकी बॉन्डिंग कब से है? सर जानते तो बड़ी पहले गए हैं, मतलब कि बड़ी पहले से जानते हैं हम, लेकिन बॉन्डिंग हमारी थी 2-3 महीने से, भाइयों वाली जो कह रहे हैं कि एक ब्लाइंड ट्रस्ट वाली बात होती है, तो वो 2-3 महीने से ही हुई है। क्योंकि भाई को मैंने देखा कि पता क्या हमारे जम्मू में प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है, ठीक है, तो भाई आए थे मेरे पास एक ही गाना रिकॉर्ड करने आए थे, तो उसके बाद तो हमारा तो हम एक ही थाली में खा रहे हैं। अच्छा, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट की बात की। अच्छा, इसी पे हमारे सवाल है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन है जिस पर आप मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, फेवरेट पर्सन ऑफ योर लाइफ? सर अगर हर फील्ड में अलग अलग है, अगर जैसे फैमिली में आया तो मॉम डैड, मम तो डैड तो मेरे है नहीं है, चलो मॉम, तो अगर सपोर्ट के बारे में किया जाए तो विकी खालसा, तो मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया है। और अगर जिससे मैं अगर जैसे घर से बाहर निकलते हैं ना, कहते हैं कि अब मुझे परवाह नहीं है, तो हमारे प्रयास भाई, प्रयास कर लो पिया,
मैं कह रहा हूँ कि मुझे टेंशन नहीं होती जब भाई साथ खड़ा ना, फिर हम परवाह नहीं करते किसी चीज़ की। अच्छा, दूसरा आपने अपनी बात में कहा था कि प्लेटफॉर्म, जम्मू में प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जम्मू में मतलब लोगों के अंदर टैलेंट है, बट इनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए ना तो कोई सपोर्ट है, ना कोई प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है। तो इसमें किसकी मिस्टेक है, जम्मू इंडस्ट्री की या जम्मू गवर्नमेंट की? सर मिस्टेक की बात अगर की जाए तो मिस्टेक सबसे पहले आर्टिस्ट की खुद की है। रीज़न क्या है सर, ये है कि जैसे मैं शुरू हुआ था, मैंने अपने आप को बिल्ड किया, मैंने अपने को बनाया। मैंने अगर मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बना था, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बन चुका हूँ, ठीक है, लेकिन जम्मू में ही बना हूँ। अच्छा, बाहर जाने के लिए मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए तो वो मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो गलती यहाँ पे आर्टिस्ट की खुद की है कि वो अपना स्टैंड क्यों नहीं ले पाते। अगर अपना स्टैंड ले, अगर जिस दिन अपना आर्टिस्ट अपना स्टैंड लेना शुरू हो गया ना, उस दिन ये इंडस्ट्री जम्मू नहीं पंजाब से भी ऊपर तक जाएगी। क्योंकि आप देख लो, पहाड़ी गाने आजकल मुंबई तक सुने जा रहे हैं, फॉरेन तक सुने जा रहे हैं। ये आज से 4-5 महीने पहले की बात है कि पहाड़ी गानों को सिर्फ पहाड़ों में सुना था। अभी रिसेंटली मेरे बड़े करीबी भाई हैं मेरे, नरेश एनपी ने गाना कंपोज किया था, कितने रखा तेरा रेशमी रुमाल, आपने सबने सुना होगा गाना। वो तो गाना बना क्योंकि पहाड़ियों में क्या होता है कि यूनिटी बहुत है, हमारे में यूनिटी नहीं है। अगर टैलेंट पीछे रह रहा है तो यूनिटी की वजह से आर्टिस्ट को अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। तो आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि मतलब जम्मू इंडस्ट्री से, जम्मू गवर्नमेंट से, जम्मू के आर्टिस्ट से ही आप बहुत ज़्यादा खफा हैं। अच्छा, आर्टिस्ट ये नहीं कह सकते, आर्टिस्ट तो चलो हमारे भाई हैं, सब भाई बंधु हैं, लेकिन गवर्नमेंट से हम जरूर खफा है। क्योंकि कुछ देर पहले एक फिल्म की स्कीम निकली थी, फिल्म पॉलिसी निकली थी आई थिंक, हाँ फिल्म पॉलिसी निकली, जहाँ पे कहा गया था कि इतना करोड़ हम जम्मू की इंडस्ट्री के लिए हम किए जाएगा, लेकिन हर साल वो पैसा लैप्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? पता क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जम्मू गवर्नमेंट है वो हमें यूटिलाइज करने का तरीके नहीं बता रही है, ये चीज़ है। अच्छा, तो जम्मू गवर्नमेंट और जम्मू इंडस्ट्री से इतना खफा हो तो मतलब दूसरी इंडस्ट्री की तरफ जाने का रुख किया आपने, कभी सोचा इस बारे में? मेरे गाने आ रहे हैं, मैं पंजाब के गाने कर रहा हूँ, मेरे बड़े नामी सिंगर के साथ भी गाने आ रहे हैं जो फेमस ऑलरेडी हिट सिंगर हैं, मैं भी एक्सपोज नहीं कर सकता। तो रुख तो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने आप को चलाना है। अगर मैं कल को बन गया, ठीक है, अभी भी मैं जम्मू में रह के भी मैं काफ़ी लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। अगर मैं हिट हो गया, मतलब कि बाहर, अगर मैं पंजाब में, मुंबई में, अगर मैं वर्ल्ड वाइड जाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है फिर तो गवर्नमेंट छोड़ो, मैं तो आर्टिस्टों को गवर्नमेंट की तरफ जाने नहीं दूंगा, मैं तो सभी आर्टिस्ट को उठाऊंगा, चलो जो हमारे साथ एक पैकेज बना के चलो। सबसे बड़ी बात है ग्रुपिज्म खत्म करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो जो केवी जी हमसे बात कर रहे हैं कि आर्टिस्ट अपना स्टैंड नहीं लेते, तो इस वजह से मतलब गवर्नमेंट भी है उनको इतना और अवॉइड कर देती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनमें साफ करना है कि जब आर्टिस्ट अपने स्टैंड में स्टार्ट कर देंगे या इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो सबसे पहले आर्टिस्ट को जाना ही नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट के पास में, वो गवर्नमेंट खुद उनके पास, आर्टिस्ट के पास आने लगेगी। तो सेम सवाल आप ही से है हमारा कि जम्मू इंडस्ट्री को लेकर के और जम्मू गवर्नमेंट को लेकर के सिंगिंग प्लेटफॉर्म या आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म पे आपके क्या नज़रिया है? देखो, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट है और उसकी इंडस्ट्री है, वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है, क्योंकि वो छोटे से छोटा आर्टिस्ट भी लेके आ रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में और बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी। यहाँ पे अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट होगा ना जम्मू में, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बड़ा होगा, और जो छोटे मोटे आर्टिस्ट होंगे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो उनको देखेगा भी नहीं, ना उनको आगे आने का मौका देगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी मार्केट डाउन ना हो। डेफिनेटली वो मेरी मार्केट, अब मेरी अपना मार्केट के चक्कर में वो उनका फ्यूचर खराब कर रहा है। कि अगर मेरी स्टेज लगी है कहीं पे, कोई मेरी स्टेज पे गाना चाहता है, प्रमोट कर रहा हूँ मैं उसको, अगर अच्छा टैलेंट होगा तो भाई ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, हमारे आर्टिस्ट जितने भी जम्मू के हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, क्यों? इससे हमारा भी भला होगा और आने वाली जो जनरेशन है उसका भी भला होगा, क्योंकि उसको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात है कि मैं जम्मू में काम करके, बिल्कुल पहले मैं सहमति नहीं थी मेरी कि मैं जम्मू में काम करूं, फिर मेरे को मेरे बड़े भाई मिले, तो अब ऐसा भाइयों वाला प्यार हो गया, मैं भाई के साथ बॉन्ड हूँ एक तरह से। तो अब भाई के साथ काम करने का मज़ा आता है, क्योंकि भाई प्रमोट करते हैं बंदों को, आगे लेके आते हैं। ऐसे कवर के मैं आपको बोलूँ, एक कवर के अप्रॉक्सीमेटली 3,000 या 4,000 5,000 ले लेते हैं विद वीडियो के साथ, ठीक है, और भैया मेरे से 1 रुपया नहीं लेते। सभी से सिर्फ यही चीज़ बोल रहे हैं कि यार तुम अच्छा गा रहे हो और अच्छे टैलेंट को सपोर्ट करना मेरा काम है। ये एक अच्छी म्यूजिशियन की पहचान होती है। बाकी हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए यार, जो अच्छा मेहनत कर रहा है, दिन के 8-8 घंटे 10-10 घंटे रियाज़ कर रहा है, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपने सारे कामों से ये हो के कि नहीं यार मेरे को रियाज़ करना है, मेरे को आगे कुछ बनना है, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। और हमारे आर्टिस्ट ये समझ आए इस बात को कि भाई जो बंदा अच्छा गा रहा है उसको आप प्रमोट करें, उसको आप सपोर्ट करें। थैंक यू। डेफिनेटली ये बात भी ठीक है कि जब आर्टिस्ट को पीछे से सपोर्ट मिलता है तो उसका मोरल डाउन नहीं होता। जब उसका मोरल डाउन नहीं होता तो फिर उसको आगे और मेहनत करने की चाह बढ़ती जाती है, जिससे अपने टैलेंट को निखार लेता है। अच्छा, आपने रियाज की बात कही है, तो मेरा एक सवाल आपसे है कि रियाज आप पर्सनली
किस वक्त करना बेहतर समझते हैं कि सबसे अच्छा मुझे इस वक्त लगता है रियाज करना? सर एक्चुअली ये कहने की बात ये है कि आप सुबह का रियाज बेस्ट होता है, मैं भी मानता हूँ, बट जब आपके अंदर से आवाज़ आती है ना कि अब मुझे बैठना है रियाज के लिए, अब तब बैठो, वही बेस्ट टाइम है आपका, क्योंकि वो अंदर से आवाज़ आ रही है ना, तो अंदर से आपको मज़ा आएगा गाने में। अगर आपको ये है कि नहीं मैं सुबह, वो बर्डन हो जाएगा एक दिमाग के भी, नहीं यार मेरे को सुबह है, बच्चों की पढ़ाई वाला की सुबह का पता ही नहीं, और जब मन करे ना अंदर से कि नहीं भाई मेरे को अभी बैठना है, तो फिर वो अंदर से आवाज़ें निकलती है, हारमोनियम पे कुछ चल रहा होता है, सुबह ध्यान नहीं होता, वो गले से कुछ निकल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बताती है कि इस टाइम पे आपको रियाज करना है, इस टाइम पे नहीं करना। मतलब रियाज उस वक्त बेहतर है कि जब आपके अंदर की आवाज़ बोले कि हम इस वक्त में करना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल इसी से कि आपने दूसरी इंडस्ट्री का रुख करने का सोचा कि हाँ मुझे करना चाहिए, अब यहाँ मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, अब तो खैर आपको के भी भाई मिल गए हैं तो आपने वो स्टॉप कर दिया, पहले कुछ ऐसा माइंड में आया था आपके? बहुत कुछ था, ऐसा तो बहुत कुछ था, मैं जा भी रहा था। मेरा भाई है जे प्राउड आर्टिस्ट करके, वो लुधियाना में, पहले मैंने स्टूडियो में काम करा भाई से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली मेरे को। फिर मैं जम्मू में आ गया क्योंकि मेरे को थोड़ा काम था, तो फिर मैं जम्मू में जैसे आया तो फिर मैंने रियाज व्याज करना अपना, मैं चाहता हूँ कि मैं सीख के बाहर आऊँ। ये नहीं है कि आज मेरा नाम बन गया, एक रील वायरल हो गई है मेरी, कल को मेरे को कोई काम मिल गया तो मेरे को आगे गाना नहीं आया, अगर वहाँ से मैं गिर गया ना तो फिर ज़िंदगी भर उठ नहीं पाऊँगा, है ना। तो यहाँ से सीख के जाऊँ, अच्छे से मार खा के जाऊँ कि अगर कल को मेरी स्टेज कोई बड़ी स्टेज लगती है तो 4 बंदे सुने मेरे को, अगर दूर भी बैठे हैं वो पास आ जाए मेरे सुनने के लिए। सिंगर वही है, अचीवमेंट उसकी वही है। तो ये भी बात ठीक है आपकी, लेकिन अब आपने स्टेज की बात कही है। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस कब था? वो मेरे पापा के साथ ही था, जब मेरे को याद है आज भी, मैं पापा के साथ स्टेज करने गया था तो पापा ने मेरे को बोला था कि गाओ तुम भी, तो तब मुझे पता नहीं था, मैं सुनता रहता था, बस मेरे दिमाग में जो कंसेप्ट था, जो मेरे भजन था दिमाग में, मैं गा रहा था और मेरा पूरा जो मेरी पूरी बॉडी है वो शिवरिंग हो रही थी। हाँ बिल्कुल हो रही थी मेरे को पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या गा रहा हूँ, कहाँ से सुर जा रहे हैं, कहाँ से नहीं। फिर धीरे धीरे करके स्टेज का थोड़ा सा वो लोगों का जो सपोर्ट होता है ना, वो बिना कि आप अच्छा गा रहे हो, उसके बाद तो फिर अब जहाँ मैं दो रहने क्या, वाकई बहुत अच्छा गाता है, मैंने भी अभी सुना था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तो स्टेज परफॉर्मेंस आपके लिए अब तक की सबसे बेस्ट स्टेज परफॉर्मेंस क्या आपको हाँ लगा कि हाँ यार मुझे मज़ा आ गया स्टेज परफॉर्मेंस करके? मैं लुधियाना में गया था, मेरे जीजू रहते हैं लुधियाना में जमालपुर, तो वहाँ पे गया था, तो मेरा उधर एंट्री थी एक, तो मैंने वहाँ गाया था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वहाँ के म्यूजिशियन जो हैं, साउंड है उनकी और चलाने का उनका सिस्टम साउंड का, वो बहुत अच्छा लगा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ का। आपको प्ले बैक सेटअप वहाँ पर बहुत अच्छा मिला था? जी। अच्छा, सेम सवाल हमारा केवल आपसे कि स्टेज परफॉर्मेंस आपने भी बहुत की हैं, तो आपके फेवरेट स्टेज परफॉर्मेंस कौन सी रही है और कहाँ की रही है? सर मेरी सबसे फेवरेट रही है गर्ल्स वुमेन कॉलेज गांधीनगर की, और मेरा आई थिंक तीसरा शो था वो इसलिए रही है, एक्चुअली मेरी परफॉर्मेंस तो वो ख़राब थी, लेकिन सही इसलिए रही है क्योंकि मेरे को वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला ना। क्योंकि पहले तो चलो हम रैपर, हम तो हमें बीट पे गवा देते हैं, पर वहाँ पे लाइव इंस्ट्रूमेंट पे गाना था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं आउट ऑफ बीट चला गया था पूरे रैप में। बट मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि मैं वहाँ से सीख के बहुत कुछ आया, और उसके बाद फिर मैंने जितनी भी स्टेज लगाई है मैं कभी फिर। और दूसरी अगर मैं कहूँ तो मेरी रामनगर थी, 15-20 हज़ार की ऑडियंस थी, 15-20 हज़ार की ऑडियंस में मैंने परफॉर्म किया है, और वो भी रिनोन सिंगर शिवजोत के साथ। अच्छा, ये तो सारी होगी तमाम बातें मतलब आपसे वाला स्टेज की और लाइफ की इस सब की। अब हम आपसे एक करंट सवाल पूछने वाले हैं। ओके। आपकी लाइफ का वो मेरे फेवरेट है। वो जनता के लिए फेवरेट होता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कंट्रोवर्शियल मोमेंट कि हाँ यार ये मेरी ज़िंदगी का एकदम ऐसा गरम मसाला टाइप का कंट्रोवर्शियल मोमेंट मैं चलो जगाना तो नहीं चाहता, लेकिन आपने पूछ लिया तो आई थिंक 1 साल पहले की बात है, दिसंबर महीने, कुछ महीने हुए हैं। तो कंट्रोवर्शियल मोमेंट मेरी इनारा के साथ हुई थी बहू प्लाजा में, और बुला के स्टेज नहीं दिया था। एंड तो वो जस्ट मैंने तो एक पॉइंट रखा था क्योंकि आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर तुम शो ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, यू आर ऑर्गेनाइजर, अगर तुमने बुलाया, अगर तुमने नहीं बुलाया, बट यू आर ऑर्गेनाइजर, यू हैव टू ऑर्गेनाइज वेरी वेल, है ना। उस तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर उस तरीके से आर्टिस्ट को आपको सीक्वेंस में बुलाना है। आर्टिस्ट को 2 बजे बुला के आर्टिस्ट को 6:30 बजे तक स्टेज नहीं दे रहे हो तो कौन आर्टिस्ट बैठेगा? हम तो डिसरिस्पेक्ट है ना। तुम्हारे स्पॉन्सर्स तुम्हें ज़रूरी हैं, तुम्हारे जो तुम्हें फंड कर रहा है तुम्हें वो ज़रूरी है, लेकिन जिसके लिए तुमने शो कराया वो तुम्हें ज़रूरी नहीं है, तो फ़ायदा क्या है फिर ऐसे शोज़ करवाने का? हमारे जम्मू में नहीं तो मार खा जाते हैं कि फ़ंड कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखे कि सीखने को कितना कुछ मिल रहा है। मुझे 6 साल क्यों लगे? मैं चाहता था मैं भी तो 3 साल में हिट हो सकता था, क्योंकि मैंने 6 साल में सीखा है, मैंने पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा हमेशा मैं आई एम अ गुड लर्नर, मैं बहुत जल्दी ना हर चीज़ सीख लेता हूँ, और इसी वजह से मैं सीखा कि
हमें आगे जो हम जो सीख रहे हैं हमने आगे कैसे सीखा है ना। तो कंट्रोवर्शियल मोमेंट हमारी यही रही थी कि वो मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट में बोला था लेकिन मीडिया ने उसको नेगेटिव वे में आगे रखा। और सबसे बड़ी बात है कि चलो नेगेटिव वे में था लेकिन जो ऑडियंस थी ना उन्होंने जो अब्यूज़ किया ना वो मेरे लिए एक नाइटमेयर था। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ क्योंकि मैंने 6 साल दिए अपने आप को। 6 साल में अगर मैंने ये गालियाँ खाई हैं, अगर मैं ऐसी गालियाँ खा रहा हूँ तो फिर तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता इस इंडस्ट्री। तो एक जो नैरेटिव है मार्केट में मतलब बहुत एक गलत चीज़ फैली हुई है कि आर्टिस्ट जो है वो बहुत लोग आर्टिस्ट वाला पैसे कमाने के लिए फेम कमाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट जो है बहुत मेहनत करता है, पैसे को साइड रख के अपने ऊपर वर्क करता है। वो सिर्फ किस चीज़ के लिए, सिर्फ एक रिस्पेक्ट और एक जनता के प्यार के लिए। लेकिन लोग आर्टिस्ट की एक गलती या उसको थोड़ा सा अगर उससे कुछ इधर उधर हो जाता है तो उसको गालियाँ देना, भड़कना, उसके मामले में गलत नैरेटिव फैला देना शुरू कर देते हैं। एक आर्टिस्ट के ऊपर क्या बीतती है ये इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता कि वो कितने सालों से अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी लिरिक्स पे, अपने प्रोफेशन पे, सारी चीज़ों पे साइड करके अपने पैशन पे ध्यान देता है सिर्फ एक जनता के प्यार के लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आर्टिस्ट की कदर हर वक्त हर लेवल पे होनी चाहिए, हर तरीके से, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो। स्टेज परफॉर्मर से लेकर के स्टैंड अप तक सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, सेम चीज़ मैं आपसे अगर पूछूं कि आपकी लाइफ का कंट्रोवर्शियल मोमेंट या फेस जो रहा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं शांत स्वभाव का बंदा हूँ। तो अगर कोई कुछ बोलता भी है इस लाइन में, खासकर ये आर्टिस्ट लाइन में, अगर कुछ बोलेगा कि तुझे नहीं आता गाना या तुम ये करते हो, तो मैं चुप करके हाथ जोड़ के चला जाता हूँ कि भाई जाओ यार अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे नहीं आता है। लेकिन अगर होगा तो देखा जाएगा। तो उस टाइम पे फिर आपका अग्रेशन बाहर आएगा या मतलब टेम्परमेंट शॉप? अगर सही बंदा बोल रहा होगा तो चुप करके सुनता रहूँगा, अगर गलत होगा तो फिर जैसा वो सवाल करेगा वैसा मेरी तरफ से आंसर आएगा उसको। तो मतलब सेम आप टीवी भाई की बात को रिपीट कर रहे हो कि अपना स्टैंड लेना चाहिए। विवान भाई जवाब देने में बहुत आगे हैं। वो ऐसा जवाब देता है अगले को लगेगा भी और पता भी नहीं लगेगा। हिट एंड ट्रेल हो जाएगा उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब चलो आप फेवरेट पॉइंट पे आते हैं अपने कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरे एक ही फेवरेट सिंगर हैं, मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनको ज़्यादा सुनता हूँ। मैंने बचपन से उन्हीं को सुना है सबसे ज़्यादा। हाँ जी। तो मतलब आपने अपने पिताजी के बाद में उन्हीं को सुना है? जी। अच्छा, तो कि आपके फेवरेट सिंगर? मैं सिंगर के मामले में तो नहीं आता क्योंकि हर सिंगर अपने फील्ड में परफेक्ट है। मैं जिससे सीख के मैं बड़ा वो हनी सिंह है। तो मैं एज ए रैपर, एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर जाऊँ तो मैं हनी सिंह को ही सैल्यूट करता हूँ। सर हनी सिंह पहुँच सकता है उन्होंने। बिल्कुल। तो दोनों ही मतलब एक सिंगिंग लाइन से तो उन्होंने नुसरत फ़तेह अली जी को चुना है, तो एक रैप लाइन से तो उन्होंने हनी सिंह को चुना है। मतलब टेस्ट और बीट एकदम अलग जा रही है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने कि आपका फेवरेट सॉन्ग अपना भी मतलब बता सकते हैं आप इंडस्ट्री का? सर मेरा फेवरेट सॉन्ग है पेटियाँ चार, जो हमने पेटियाँ चार पहला हिट गाना था जम्मू का। अच्छा। जिसने वेस्टर्न छेड़ा जम्मू में, जिसने पूरी जम्मू की काया ही पलट दी, क्योंकि हम कहाँ पहाड़ी राग की तरफ भाग रहे थे और उस चीज़ के बाद पूरी इंडस्ट्री चेंज हुई है। अच्छा, पेटियाँ चार आप आगे सुना सकते थोड़ा सा? मैं सिंगर तो नहीं, चलो कोशिश करता हूँ। आता ना और हाथ कर वद तू खर्चा करानी, इस कन्ने प्यार बड़ा सौखा तू गलानी। और परेड दे महंगे महंगे सूट दवाए में, सांबे दे मशहूर तू की पल्ले भी कलाए में। तू आखे जम्मू शहर कुन्ना तेरे पीछे नहीं आंदी नवी कार, तेरे पीछे नहीं आंदी नवी कार। हो दिखिए तेरा खर्चा कुड़े ओ चीका मार दे मेरे यार, तेरे ते जिन्ना खर्चा किता होने च आंदियां पेटियां चार। मज़ा आ गया। वो आपने कहा कि सिंगिंग नहीं करते, लेकिन आपकी वॉइस और टोन एकदम इतनी बढ़िया है, ज़बरदस्त है कि आप करोगे तो। नहीं सर, जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है ना उसका तो सीन होता है, क्योंकि उसके बाद अन्य गिने सिंगर आते हैं ना, तो वो सिंगर को सही करते करते खुद सही होता है कभी कभी। तो वो डिपेंड होता है डेफिनेटली। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग इंडस्ट्री से आपका जो भी हो? मेरा फेवरेट सॉन्ग है एक खान साहब का, जिनको मैंने अपना आइडियल माना है, कहना गलत गलत उनका। ये गाना मैं थोड़ी 2-4 लाइनें सुनाऊंगा इसकी। शायरी बहुत अच्छी है इस गाने की। जरूर जरूर। दिल के मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो दिल, लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे
से वो क्या लोगे इसके दाम, क्या लोगे इसके दाम बताओ। सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही। बहुत सुंदर है, एकदम मजा आ गया बिल्कुल। अच्छा, जब हमने सिंगिंग की बात कर ही ली है, और 2-4 गाने आपने भी सुना दिए और के भी भाई ने भी सुना दिए, लेकिन इसी लाइन में एक सवाल और आता है। सबसे पहले हम के भी भाई से पूछते हैं कि आपकी नज़र में वर्स्ट सॉन्ग ऑफ जम्मू एंड बेस्ट सॉन्ग ऑफ जम्मू। अच्छा, वो सॉन्ग नहीं कह सकते, कहना कि इसको काम करने की ज़रूरत है इसके गाने पे, उस पर आता हूँ। तो अभी रिसेंटली गाना आया था एक, राखी डोर 3, राखी डोर 2 का म्यूज़िक मैंने किया था एंड वीडियोग्राफी के मल्होत्रा ने की थी। अच्छा गाना था काफ़ी वो। लेकिन जिस हिसाब से राखी 1, राखी 2 और तुम राखी 3 में तुमने बहन को ही मार दिया मैं तो क्या फ़ायदा इस राखी 2 में जब तुमने बहन को ही मार दिया है। तो यार तुम गाने का मतलब तो देखो। तो वर्स्ट नहीं कहता था, मतलब कि इसको मैं होमवर्क भी नहीं कह सकता। इसको ये है कि गाना अच्छा हो सकता था। और स्टोरी लाइन पे आपको, हाँ, स्टोरी लाइन पे। और मुझे सिंगिंग में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सिंगर को अगर सिंगर अगर कंफर्टेबली अपने स्केल पे गा सकता था तो उसको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और बेस्ट सॉन्ग जम्मू का पेटियाँ 4, 4 जॉब ना रहे दोबारा सॉन्ग है उन्होंने मैं अंतरा गांदा वन्ने चले कितनी बार तू की बगम कहे ने जाने कितनी बार डोमिनोज च खवाया ने हो पर तेरा सिपा ने कपनी मुकदा टेंशन करने मुनिया तेरा यार जांदा सुकदा हो के भी तू फसाई शड़या गला करिए मिटिया 4 हो दिखे यारी तेरा खर्चा कुड़े चिंका मारदे ने मेरे यार तेरे ते जिन्ना खर्चा किता उन्हें च आंदिया पेटियां 4। वेरी गुड, बहुत नाइस। अच्छा मोहन जी, अब आप बताइए कि सेम सवाल आप ही से कि वर्स्ट एंड बेस्ट सॉन्ग ऑफ द जम्मू आपके हिसाब से। मेरे लिए आप ही लोग भाई एक गाना था मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो बेस्ट गाना। मैं स्कूल में जब स्कूल में सुनता था, क्योंकि जो हमारी 10th की वो होता था एनुअल डे, 9th का 10th का, मैं जाता था हर एक में, क्योंकि मैं फ्री में जाने वाला बंदा हूँ तो मैं चला जाता था उसमें। तो उसमें एक गाना था तुम दे जम्मू आने, हाँ आऊं चंगे पानी जो तुम दे जम्मू आने, हो तुम दे जम्मू आने, हो तुम दे जम्मू आने, आओ पनी चंगी जो तुम दे जम्मू आने। ये मेरे को बेस्ट गाना लगता है और मैं इसको अभी भी अपनी प्लेलिस्ट में सुनता हूँ रोज रात को। अच्छा चलो, तो हो गया बेस्ट। वर्स्ट तो आपने बताया ही नहीं, बच रहे हो क्या? मतलब क्या कि कुछ नहीं यार, नहीं लगता बेस्ट कोई। जो मेरे पास बोल रहे थे ना वही गाना होना चाहिए, जो स्टूडियो बन रहे थे। कौन सा आपने? वही आपके दोस्त ने गाया था, वर्स्ट नहीं आया था, वही तुम लोग की जरूरत है, उसको अच्छा गाना हो सकता है। हाँ वो हो सकता है भाई। नाम लेना, उनका नाम है सतीश भगत, ठीक है। गाने का नाम है तेरियां गल्ला। थोड़ा सा उसको हो सकता था और भी हो सकता। हाँ अच्छा, तो ये हमारे सिंगिंग की जो लाइन चल रही है, अभी हम इसी को हम आगे बढ़ाएंगे यार, पब्लिक को बोर नहीं होने देंगे। अच्छा, हम आप दोनों के साथ एक वर्ड क्विज प्ले करेंगे, ठीक है। ये जनता के एंटरटेनमेंट, आप इमेजिन करो कि आप एक स्टेज पे हो, स्टेज परफॉर्मेंस चल रही है और आपको पब्लिक की तरफ से एक वर्ड आपको ऑफर किया जाता है, उस पर आपको इंस्टेंटली थिंक करके एक सॉन्ग प्ले करना है, नहीं ठीक है। गाना उसे बना सकते हैं हम, या जैसे मर्जी आपको, मतलब इंडस्ट्री का ऑलरेडी बनाया हुआ हो या आपका बनाया हुआ है, आप कंपोज करना चाहें जैसे भी, तो शुरू करें इसको। हाँ कर लो, पर पहले छोटे भाई। अरे चलिए तो शुरू करते हैं। हम हमारा सबसे पहला वर्ड है जो जनता से मैं पूछा था, हमारे पास सबसे पहला वर्ड है कुल्फी। कुल्फी, गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा सा कुल्फी की याद आ जाए तो कुल्फी के ऊपर कुछ हो जाए, गाना बनाना है इस पे। बना दीजिए, जो है आपके माइंड में आ रहा है आप गा दीजिए। कुल्फी जो करने का
मुझे लगता है इसको सुनने के बाद कुल्फी वाला अपना इमेज चेंज करने वाला है, इसी तरीके से कुल्फी बेचने वाली है। अच्छा, आपके लिए है मेरे पास कच्चा बादाम। तो वो मेरे को बॉलीवुड में याद है उसके क्या होना को साकामा के पहले कच्चा है बादाम मैं अच्छा ठीक है, इसको कोई नहीं, इसको हम कट करवाना। ठीक है चलने दो चलने दो ठीक है ना। अच्छा तो कुल्फी हो गया, कच्चा बादाम आपने खिलाई दिया, और बनाना का नहीं है, गाने का मुर्गा। मुर्गा हाँ, वो अंदर में आया मुर्गे अंदर आया 1.5 किलो में आया तो कट्टी ले आया तो लेग पीस कराया तो कुरजी रजी खाया पता के लगी। ओके ओके लेकिन वो तो आपको इतना कोई नहीं चलेगा पेमेंट कर दिया, चलो ठीक है, दे दिया। नो बच रहेगा आप थोड़ा, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करने। तो अगला है हमारा आँखें। ओके हाँ आँखों आप तो सारे आप में लगेगा, उन्हें भी तो करना है दो। नहीं मैं बोलूँगा मेरा गाना था इसमें आंखें तेरी लिट है स्माइल तेरी हिट है सेक्सी फिगर तेरी जीन तुझे फिट है होंठ गुलाबी है चाल नवाबी है ऊपर से हील तेरी हाई हॉली शिट है के भी खड़ा तेरे सामने सुनेगी तू गाने मेरे महफिल हर जाम में हम है मुकाम पे जो हमने हासिल किया है दुनिया को छोड़ पीछे काम ऐसा किया है नाम ऐसा लिया है जो नाचे हर बीट पे के वी ऑन द बीट यारा चले अब रिपीट पे दुनिया को छोड़ हम तेरे पीछे आए हैं तू ऐसी कोई कला है क्यों हम पगलाए हैं ये तेरी आंखों का वो वार गया दिल के यू पार तेरी चेस्ट का वो टैटू देख चढ़े यू बुखार हमें हो गया है प्यार तेरी किलर स्माइल से साथ बिठा दुनिया लेके चलूं राइट पे। वेरी गुड। ये कुल्फी कच्चा बादाम मुर्गा आंखें हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास है आंखों से ऊपर थोड़ा चलते आ जाती हैं जुल्फें। जी तो जुल्फों पे गाना है काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें दूर रहने दो ए उसमें वो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ए उसमें नरम छेड़ो हमें हम सताए हुए बहुत जख्म सीने पे खाए हुए सितंबर पे खूब पहचानते तो दिन अदा के हम जानते सितंबर निवाने निवाने ये रंगे कहानी तुम्हें कौन बारक तुम्हारी जवानी तुम्हें कौन बारक हमारी तरफ से निगाह डालो हमें जिंदा रहने दो बहुत खूब, काबिल तारीफ। अच्छा, हमारे पास अब आखिरी शब्द बचा हुआ है। ज़्यादातर तो आपने निपटा दिया, लेकिन ये भी हम आप ही पे छोड़ देते हैं। ये है क्रश। अच्छा, पहले इसके गाने से पहले एक सवाल हो जाता है इसी से जुड़ा हुआ। क्रश जैसा कुछ है? क्रश नहीं है गर्लफ्रेंड ही है सिद्धि यार नहीं है सिद्धि। टांगा फिट हो गया अपना तो हम आगे पीछे दे सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड यार हम यार क्या नाम है यार 10 साल का प्यारा है जो गाड़ी कार का नाम बताएंगे यहाँ पर रहेगा गाली बोल रहे यार हमारे मुंह से चला अब पंजाबी के मुंह से होती है यार ना गाली तो भगवान ने है पंजाबी के यार नाइस नाइस। चलो तो फिर क्रश में आप सर अपनी क्रश के लिए जिसके साथ आपको टक्कर रहेंगे जैसा आप नहीं मेरा नाम था एक क्रश पे था
ये क्रश पहला पहला प्यार मेरा बड़ा बुरा हाल मेरा नींदरा नहीं आउंदियां दिन च ख्याल तेरा पहली बार मिले ऐसा बड़ा शर्म आई ही होले होले गल कीती कोल मेरे आई सी अखां नाल अखां मिली हत्थां विच हत्थ सी तू मेरे नाल चले टाइम बड़ा घट सी ऑन रोड मेरी गड्डी फुल टॉप ऑन गियर अजा प्यार करिए नहीं तेनू ऑन अपा एयर चल तू दस तू केड़े थां ते जाना है फ्लाइट बुक करावां तेनू लैके चंडीगढ़ कनेडा घूमना ते मैनू दस दे मशहूर के तू गल एक गल तू छड्ड दे मेरी वेरी गुड, बहुत नाइस। तो क्रश वाला तो आपने गा भी दिया और बता भी दिया, ये तो ठीक है, लेकिन ये हम यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बचे हैं। तो ये वाला वर्ड हम इनको भी पुट ऑन करते हैं कि सबसे पहले तो सवाल, ठीक है, आपके लाइफ में क्रश का क्या सीन है? क्रश मेरी छोटी, जब मैं छोटा था ना तब थी क्रश। तो उसकी छोटा कितना छोटा, कौन सी क्लास में? मतलब मैं छोटे होते बिगड़ गया था, मतलब 7th में था, 8th में था। तो मैं घर से पैसे मिलते नहीं थे इतने, 20 30 40 रुपए मैंने इकट्ठे करने, और एक दुकान होती थी मेरे को याद है आज भी, मैंने उधर से रिंग लेनी अपनी मर्जी से कि उसको जाना, और मैंने वो कवर में ना ये पेज में डाल के उसको बोलना ये मैंने तुम्हारे लिए लाई है। फिर जब मैंने रिंग सारे कुछ लेके देना भाई, वो तब कोबरा चलती थी सेंटर मैंने पैसे जोड़ने 25 रुपए की आती थी, ठीक है वो, तो मैंने पैसे जोड़ने, मैंने लेके जाना उसके लिए। बाद में मुझे पता चला यार वो तो किसी और के साथ सेट है, उसके पास बंदा कुछ नहीं देता उसको, हैं कुछ नहीं कुछ खिलाता है उसको, और मैं मर गया उसको रिंग दे के। तो भाई बड़ा दुख लगा था, तब से मैंने क्रश नहीं बनाई। फिर अब रिसेंटली में मेरी एक जो अभी गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड, उसी के साथ मेरी अभी सारी बात चल रही है। क्रश है नहीं, वही क्रश है, वही गर्लफ्रेंड है, और फ्यूचर में भी वाइफ वही होगी। तो आप दोनों मतलब वन वुमन मैन है, उससे यही होता है, बिल्कुल हमें रहना पड़ता है, क्योंकि हम अगर कहीं पे भी आगे पीछे गलत हो जाए ना तो हम कंट्रोवर्सी में बहुत जल्दी आ जाते हैं, हम आर्टिस्ट में बहुत जल्दी बदनाम होता है। डेफिनेटली, ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी क्योंकि हमें पूरी उम्र लग जाती है नाम कमाने में, और 1 सेकंड लगता है नाम खराब करने में। अच्छा, क्रश के ऊपर फिर सॉन्ग आप भी नहीं तो डेडिकेट कर दिया, तो चुराना नहीं है अपना गाना, क्रश के ऊपर गाना है, मैं ऐसे गा देता हूँ उसके लिए। क्रश के लिए उनके साथ आपका, हाँ ये अच्छी है। हाँ, मैं उनके लिए गा देता हूँ कि ये जो मेरा सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिसका है तेरे हवाले कर दिया, जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांदनी बेदाग पे या तुझ में कभी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का तेरे हवाले कर दिया। उसका नाम बता रहा हूँ, उसका नाम मुस्कान है। तो ये तो हो गई अभी हमें इंटरव्यू में, जैसे कि मसाला भी आ गया, गरम मसाला भी आ गया, और मस्ती मजाक भी आ गया। अब थोड़ा सा कभी खुशी कभी गम वाला ट्रेंड लेके चलते हैं। तो सबसे पहले कह लीजिए आपसे कि आपकी लाइफ का डिप्रेशन पीरियड, जब आपको लगा कि हाँ यार मैंने मूव ऑन करना है, मुझे यूटर्न मारना है। मेरे डैड की डेथ 28 सितंबर 2019, तब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ गई थी, या तो फील्ड छोड़नी है या तो कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू करूँगा तो फैमिली फीड कैसे करूँगा, बट वाहिगुरु की मेहर रही कि चलो 1-2 महीने के अंदर ही सेटल हो गया। लेकिन उस टाइम मूवमेंट ऐसा आ गया था कि मेरे को टर्न करना पड़ा था कि मैं जॉब की तरफ कर लेता हूँ। बट जितना मैंने जॉब से कमाना था उतना आई थिंक तो मेरी 1-2 दिन की इनकम है। तो आपने मतलब उसको टैकल कर लिया, उस पीरियड को टैकल करना पड़ा था। 6 महीने में डिप्रेशन में निकल गया ना। अच्छा, तो डिप्रेशन भी ऐसे नहीं है, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं शायद अकेला नहीं हूँ, हर आर्टिस्ट को सहना पड़ता है। आप जिनको मैं मानता हूँ, हनी सिंह देख लो, वो 18 महीने इंडस्ट्री से दूर रहे थे, है ना। तो वो एक आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा किसी की वो शिकार हो गए थे, तो 18 महीने उनको इंडस्ट्री से दूर रहना पड़ा। तो
ये चीज़ें होती हैं कि बंदा अपने कभी कभी हमारा ऐसा टाइम आ जाता है सर कि हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना कि हमें अपने आप से डर लगना शुरू हो जाता है कि हम क्या करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं। कि कभी कभी इतने कॉन्फिडेंटली होते हैं कि देखा जाएगा, और जब वो कॉन्फिडेंट देखा जाने वाला काम आता है ना, फिर हमें 4-5 मिनट टेंशन नहीं होती इस चीज़ की। डेफिनेटली। तो केवी जी कहना चाहते हैं कि जिस टाइम पे माइंड स्टेबल नहीं होता उस टाइम पे कुछ भी करने का मतलब माइंड आइडिया नहीं देता, तो हम कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन जब माइंड स्टेबल कंडीशन में रहता है तो हम आकर वाला गेम खेलते हैं तो फिर ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है। डेफिनेटली। सेम सवाल आपसे हमारा रहेगा कि आपकी लाइफ का डिप्रेशन पीरियड या स्ट्रगलिंग पीरियड कि हाँ मैंने यार अब नहीं करना, मेरे को ये चीज़ देखनी है। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि डिप्रेशन मेरे को तब हो गया था जब मेरे को सारी चीज़ें घर से प्रोवाइड होती है। मेरे पापा वो खुद काम करके मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऐसा फ्यूचर दे पाऊँगा कि नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन डिप्रेशन पीरियड मेरा वो था कि जब मेरी एक्स मुझसे दूर हो गई थी, तो मैं उसके लिए बहुत पागल नहीं होता जैसे अंदर से वो जैसे शराब पीने वाले को रात को शराब तंग करती है, नशा करने वाले को नशा तंग करता है, तो मेरे हाथ कांपते थे उससे बात। आपको मतलब याद है तंग करने लगे? हाँ, वो मेरे को परेशान होता था। मैंने घर में अपने पापा के गले लग के मैंने रोना, पापा ने समझाना मुझे। मेरे पापा ऐसे मेरे साथ दोस्त रहते थे यार, उन्होंने मेरे को बहुत मेरा साथ दिया है, जिनकी वजह से मैं बाहर आ गया इस चीज़ से। वरना मैं वहीं पे था, सुबह जाना, अपने अंदर पड़े रहना, पापा ने रोटी लेके आना, खाना, बस यही चल रहा था। लेकिन अब ठीक है, अब कोई डिप्रेशन नहीं है, अब सब कुछ सही है। अब वो चली गई है, मैं उसको बताना चाहता हूँ, वो चली गया, मैडम वापिस मत आई। अब वापिस मत आना, अब जिंदगी में कोई जगह नहीं है। डेफिनेटली। तो अब चलो थोड़ी सी अब सैड टाइम से निकलते हैं बाहर और थोड़ा सा पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट लेके आते हैं। के भी आपकी लाइफ का फनी मोमेंट जो आप पब्लिक के साथ में शेयर करना चाहें। हाँ, वही जो मैंने आपको बताया जो मेरा फेवरेट परफॉर्मेंस थी, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी वर्स्ट परफॉर्मेंस भी थी और फेवरेट भी वही थी। और वो उसका ये थी, हम गर्ल्स वुमेन कॉलेज परफॉर्म कर रहे थे एंड सभी मेरी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, उस टाइम हम भी नए शुरू हुए थे, तो काफ़ी हमारे फ्रेंड्स एंड हम सर्कल बैठा हुआ था। तो मेरा जो हमारे साथ पार्टनर था चेतन साथी, हम गए थे साथ में हम गए थे। वहाँ जाके हमने बैठे तो अगली परफॉर्मेंस हमारी थी, तो उसने बोला ओए देखो मेरा भाई आ रहा है, सबको बोलते मेरा भाई आ रहा है। भाई ने जब गाया तो बहुत जाते ही स्टेज खत्म हुई, हमने माइक छोड़ा ना, हमने देखा आगे ना पीछे, जो हमारे साथ गया था हमने उसको नहीं छोड़ दी। हमने गाड़ी निकले, हम समझ में कहा गया यार ये किया क्या हमने। तो वो फनी मोमेंट था हमारे लिए कि हम चोरी वहाँ से निकल गए थे। बिल्कुल। और एक बार तो आई थिंक वो शुक्र वो वीडियो बनी नहीं है कि अंधेरा था ना, क्या पता स्टेज हमने जो गॉगल्स डाले होते हैं स्टेज शो कर रहे थे, ये स्टेज थी इतनी, मतलब कि स्टेज थी वी शेप में स्टेज थी ऐसे करके, आगे गिरते मैंने पैर रखा मैं नीचे, बस आप करने से करते नीचे मेरे सामने गिरा नीचे, पैर आधे पैर नीचे। तो ये दो मेरे साथ दो मोमेंट हुए हैं। बट चलो वाहिगुरु की मेहर है कि एज ए उनको पॉजिटिव में लिया सबने कि गिर गया, चलो आर्टिस्ट गिरता रहता, और बेसुरा गया उसका पहला स्टेज शो था। बिल्कुल। तो पब्लिक इस चीज़ में तो ठीक है कि आप आर्टिस्ट को स्टार्टिंग स्टेज पर तो सपोर्ट करती ही करती है। गिरा था तो आज खड़ा भी हो गया हो ना। डेफिनेटली। तो सेम सवाल आप से है कि विवेक जी की आपकी लाइफ का इसको यार भाई बड़ा गंदा मोमेंट अपना के सुना। तो लगता है ज़्यादा फनी है ना ये भाई, ये रोंगटे खड़े करने वाला भाई यार, बड़ी है फनी मोमेंट एक काट दे यार। तो लगता है कुछ ज़्यादा ही फनी होता है यार, शेयर तो करा उसको पब्लिक के साथ में। यार भाई पता क्या चक्कर है, मेरी जो एक्स थी ना, उसको आदत थी मेरे साथ रात को वीडियो कॉल पे सोने की। तो पापा बोलते थे कि यार मतलब तुम उठते ही हैं, रात को तुम्हारा दिन होता है, दिन में तुम्हारी रात होती है, चक्कर क्या है भाई तुम्हारा। तो मैंने ना ऐसे तो मैंने फ़ोन साइड पे रख के सो जाता था, वो सो जाती थी तो मैं ऐसे उल्टा करके फ़ोन सो जाता था। एक दिन ना मैंने सोचा कि यार आज तुम्हें देखता ही रहता हूँ, पूरी रात भर देखता ही रहता, करती क्या हो तुम। मैं ऐसे फ़ोन रखा था, मैं सो गया। सुबह जब उठा ना तब पीछे मम्मी भी डंडा लेके खड़ी और पापा भी डंडा लेके खड़े कि भाई ये कौन सा काम है हमारे तुझे काम है, क्या कर रहा है। तो मुझे बेस्ट लगा था, गालियाँ वाली पड़ी थी, मार नहीं पड़ी थी, बच गया था मैं, गालियाँ वाली पड़ी थी। तो फिर मैंने इश्क वाला लव हो गया था, पहली नज़र वाला। तो भाई ये प्यार व्यार से दूर हो भाई, वीडियो कॉल से दूर रहो। इसको वाले लैप पे पिताजी का डंडा फिर गया नहीं फिरने वाला था,
लग पे तो फिर गया ना, आपको नहीं कहा। हाँ लग तो भाई खत्म 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 अच्छा, और हमारी लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़रूरी बात, मतलब आने वाले जो यंगस्टर्स हैं जो आर्टिस्ट के फील्ड में आना चाहते हैं, बिल्कुल। उनके लिए आपका सीधा मैसेज क्या है? सर तो पहले यंगस्टर्स को तो मैं एक स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ कि नशे, फील्ड, पढ़ाई, ठीक है, और करियर, ये सारी अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं आपको हर चीज़ की चीज़ें बताता हूँ। अगर नशों में पढ़ोगे ना तो कल को जब आपके घर वाला घर से बाहर निकलेंगे ना, बोलेंगे ये नशेड़ी की माँ जा रही है, ये नशेड़ी का पी हो जा रहा है, ठीक है, इसका बेटा चिट्टा मार रहा है, इसका बेटा दारू पी रहा है, इसका बेटा पी के गिर रहा है, ठीक है, ये ताने पड़ते हैं। दूसरा आ गया स्टडी। अब नाम रोशन करना ना, अगर आप स्टडी में तेज़ हो, मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा स्टडी में तेज़ होता है। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था, भाई भी मुझे लगता है एवरेज स्टूडेंट ही होंगे। हम एवरेज स्टूडेंट, हमने पढ़ाई पूरी की, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आता है हमारा फील्ड, हमारा इंटरेस्ट, प्रोफेशन। पढ़ाई करो, अगर तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा अपने प्रोफेशन को आराम से दे दो। 1 घंटा बहुत होता है, हमने भी 1 घंटा हम भी 1 घंटा देते थे पहले। प्रोफेशनली जाओ, प्रोफेशनली जाके फिर आओ अपने करियर की तरफ। करियर अपने मन पसंद का चूज़ करो। अगर आज मैं एक इंजीनियर होता और मेरी 1.5 लाख सैलरी होती, अगर मैं इंजीनियर होता मेरी 2 लाख सैलरी होती, मेरे फेस पे खुशी नहीं होनी थी। चाहे आज मैं इंजीनियर से थोड़ा कम कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे फेस पे खुशी है, मैं जी रहा हूँ आराम से। कल को जब मैं एक स्टेज पे, जब मैं कहता ना कि जब बंदे का टाइम आता है, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने अपनी लाइफ की क्यों नहीं गई। मैंने पूरा उम्र अपना पैसे पे दे दिया, मैंने पूरा उम्र करियर को दे दिया। करियर के साथ पैसा भी ज़रूरी है, पैसा भी कमाओ, लेकिन करो दिल की हमेशा, ठीक है। और लास्ट बात रही, मैंने जो आपको सबसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी ना जिनकी ये फैमिली को बोला था कि अपने बच्चों को कभी दबाओ नहीं, ठीक है। अगर मेरी फैमिली ने मुझे दबाया होता, अगर मेरी फैमिली ने मुझे रखा होता, मैं सिर्फ फेस से ही खुश होना था, काम दिमाग सारा मेरा वहाँ जाना था, क्या पता मैं किसी गलत चीज़ों में पड़ जाता। माई फैमिली ऑलवेज यूज टू सपोर्ट मी, माई फादर ऑलवेज यूज टू सपोर्ट मी। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज के अगर एक ब्रांड बनने की तरफ जा रहा है ना, अगर के आज एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बन चुका है, आज के 100 बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड ऑलवेज यूज टू सपोर्ट मी। तो मैं कहता हूँ कि नशे छोड़ो यार, बहुत प्यारी ज़िंदगी है, अच्छे से जियो। सिर्फ 2 चीज़ें, किरत करो, वंड छको। हमारे गुरु नानक देव जी ने बोला था, किरत करो तो वंड छको, काम करो और सब मिलके खाओ। डेफिनेटली। अच्छा, और हमारा ये आखिरी सवाल आता है आपसे कि अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, बिल्कुल, आपके डायरेक्शन में कोई काम करना चाहता है, आपके डायरेक्शन के साथ कोई काम करना चाहता है, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? सर मैं बड़े बड़े वादे नहीं करूँगा कि मैं रातों रात स्टार बना दूंगा, इनको ये कर दूंगा, उनको वो करूँगा। जैसे हमारी फील्ड में ये चीज़ें हो रही हैं, और इस चीज़ की वजह से काफ़ी जो बच्चे हैं वो अपना करियर तबाह कर चुके हैं। घर वालों को लाख 2 लाख लगवा दिया, घर वालों को 10 लाख लगवा दिया, और एट द एंड कुछ भी नहीं। मैं एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ, आप मुझे मेरा जीमेल में गूगल पे आप मुझे KAYVEE म्यूज़िक जम्मू के नाम से सर्च कर लो, आपको मेरे स्टूडियो का एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ना है, वज़ीर X म्यूज़िक 2.0, आप मुझे वहाँ पे जुड़ सकते हो। मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, मैं पैसा आपसे कुछ नहीं लूँगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आपने चलना है, और अगर आपने पैसा खर्चना है तो मैं आपका सही जगह यूटिलाइज़ करवाऊँगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। केवी सिंह सीधा कह रहे हैं कि वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं, ना कि वो बिजनेस में बिलीव करते हैं। उन्होंने विवान जी के अंदर टैलेंट देखा है, तभी वो आज इनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है कि आज ये दोनों हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं। अच्छा, एक फाइनल में क्लोजिंग हो जाए अच्छे से कंपोजिंग के साथ, कि आप टेबल से कंपोज करें और सिंगिंग करें, बस फार द नाव वेट द मैंड। पार्टी की जाते हैं, लगते हैं कि क्या है लट्ठे दी चादर तेरे सनवेटी रिंग मोया, आओ सोनियारे आओ सोनियारे है मेरे नाल सके ना लंगो, लट्ठे दी चादर तेरे सनवेटी रंग मोया, आओ सोनियारे आओ सोनियारे कोई लोना सके ना लंगो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे बात करने के लिए। और हमारे दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे तमाम तरीके के इंटरव्यू और तमाम तरीके की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।